आज की क्लास पेज नंबर 35, सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। ओके, एटम को नेकेड आइज से हम क्यों नहीं देख सकते? नेकेड आइज मतलब विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है। ठीक है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो कि लाइट के प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करते हैं। ठीक है, खासकर माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है ना। अच्छा, तो नेकेड आइज से हम लोग एटम को क्यों नहीं देख पाते हैं? देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है, सबको पता है, लेकिन मैं आपको फील कराऊंगा। एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते। बात खत्म। अब आइए इसको फील करिए। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है क्या कि द साइज ऑफ द एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आइज। ओके, सुनो ये सब क्या चल रहा है हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ये एक बॉटल है। ठीक, इस बॉटल को मैं क्यों देख पा रहा हूं बताइए? क्यों मुझे दिख रही है? लाइट यहां से आ रही है और इस बॉटल के ऊपर फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक आएगी, तो रेटिना पे एक इमेज बनेगी। क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है भाई, ये लाइट आई, इस पे फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि लाइट ने इस बॉटल के साथ कुछ इंट्रैक्शन किया। इंट्रैक्शन मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, इस बॉटल ने लाइट को बाउंस बैक कर दिया, मेरी आंखों में लाइट आई, फिर ये बॉटल मुझे दिख रही है। ठीक है ना। अच्छा, मतलब इसकी एक इमेज मेरे ब्रेन में, मेरी रेटिना पे बन गई, मेरा ब्रेन समझ रहा है हाँ भाई एक बॉटल रखी हुई है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस बॉटल की जगह अगर एक एटम होता, सोचो यहाँ पर, सोचो ये एक एटम है। ठीक, तो लाइट आएगी, क्या वो एटम के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेगी? कर रही होगी। ठीक है, लेकिन एटम इतना छोटा है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी, वैसे हम आपको बताएं। देखिए, जो कोई अगर टीचर इस वीडियो को देख रहा होगा तो मैं बताऊं कि लाइट जब एटम के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो एटम के साथ जो इंट्रैक्शन होते हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, और वो हम डिटेल में पढ़ते हैं कहां पर? क्वांटम फिजिक्स में, क्लास 12 में वो आप पढ़ोगे। ठीक है, डिटेल में। लेकिन मैं आसानी के लिए आपको बताऊं बॉटल और एटम का एग्जांपल लेके कि मान लो जिस तरीके से बॉटल के साथ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसी तरीके से एटम के साथ मान लो रिफ्लेक्ट होकर आ भी रही है, मेरी रेटिना पे आ भी रही होगी, लेकिन वो साइज इतना छोटा है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो आ रही होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो क्या मेरी रेटिना पहचान पाएगी कि सामने कोई एटम है? नहीं। ठीक, तो अगर जो एटम के साथ लाइट ऐसा इंटरेक्ट होके वापस आ रही है, इसको मेरी रेटिना पे ठीक तरीके से, या आप कह सकते हैं अच्छे अमाउंट में पहुंचाना है, तो आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि माइक्रोस्कोप। जैसे कि एटम्स को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का। ठीक है, मैं सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप नाम की एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, उसकी हेल्प से आप एटम्स को देख सकते हैं। सुनो ध्यान से, क्या होता होगा मैं आपको बताता हूं, कैसा एटम आपको दिखाई पड़ेगा, समझिए जरा। देखिए बच्चों, ये कुछ, जब इस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से आप एटम्स को देखोगे तो आपको ऐसा कुछ ब्लर्ड सा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, मतलब लाइट गई, एटम के साथ उसने इंटरेक्ट किया, वापस आएगी, तो ये मशीन क्या करेगी? लाइट को ठीक तरीके से हमारी रेटिना तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसके इन सब मशीन्स के बारे में हम क्लास 12 में डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ ब्लर्ड सा इमेज आपको दिखाई पड़ेगा, स्फेरिकल शेप का कुछ ब्लर्ड सा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको समझ आएगा, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो लाइट का इंटरेक्शन उससे ठीक से हो नहीं पाता है। ठीक है, तो लाइट जब उससे इंटरेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती होगी, तो हमारी आंखें उसको नहीं पहचान पाती हैं। ठीक अमाउंट में अगर लाइट को लेके आना है, तो आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लीजिए, तब शायद एटम आपको उसका एक ब्लर्ड इमेज दिख जाए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों। देखिए, आपने इंटरनेट पे एक सॉल्यूशन में ये भी देखा होगा, यहां पे एक बात और लिखी रहती है, क्या? ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में आंसर में लिखना है। पॉइंट नंबर 1 कि साइज बहुत छोटा है, ये बात समझा गई। पॉइंट नंबर 2 आपको ये लिखना है, ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या बता दिया बच्चों? देखो, हमें पता है कोई भी एटम अकेला नहीं रहता है, पता है आपको, कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? कोई एटम अगर अकेला रहेगा, नोबल गैसेस को छोड़ के, नोबल गैसेस आपको पता है कौन कौन सी होती? हीलियम, ठीक है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का बच्चों ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो नोबल गैसेस के जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, हम मना नहीं कर रहे। नोबल गैसेस को अगर आप छोड़ दो, कोई और ले लो, जैसे ऑक्सीजन ले लो। ठीक, ये ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटम ले लो, तो बच्चों हाइड्रोजन का एटम आपको अकेला कभी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का एटम आपको अकेला कभी नहीं मिलेगा, दोनों पास पास आएंगे और कंपाउंड बना देंगे, जिसको आप क्या बोलते हो? वाटर। तो ये देखिए कंपाउंड बन गया। ठीक है, H2O। तो वो यही कहना चाहता है अगर हम एटम को अकेला देखना भी चाहें तो वो तो अकेला रहता ही नहीं है, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर आप देख भी रहे होगे तो आप एटम नहीं देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे आप? मॉलिक्यूल देख रहे होगे, जो कि क्या होता है? एटम्स का
कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए आप देखते हो कि इंटरनेट पे सॉल्यूशन में कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा, ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब वो ये कहना चाहते हैं एक तो एटम का साइज छोटा, ठीक। चलो हमने कहा कि भाई कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने बना भी लिया एटम को देखने के लिए, तो एटम तो अकेला रहता ही नहीं है, एटम अकेला नहीं रहता है। आप तो किसको देख पाओगे? मॉलिक्यूल को। इसके लिए हम आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं, अभी आपको फील आ जाएगा। आपके पास अगर एस चांद की बुक हो बच्चों, ठीक है, सो पेज नंबर 118 में, ठीक है, ये देखिए एक इमेज इन्होंने दी हुई है इस तरीके से, ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से इन्होंने ये देखिए देखा हुआ है। किसको देखा है? एक कंपाउंड है, उसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड। अब देखिए गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है बच्चों, ये एटम नहीं है। गैलियम एक अलग एटम है और आर्सेनाइड एक अलग एलिमेंट का एटम। भाई गैलियम एक अलग एलिमेंट है, आर्सेनाइड एक अलग एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? गैलियम आर्सेनाइड। तो जब आप गैलियम को अकेला नहीं देख सकते हो, आप आर्सेनाइड को अकेला उसके एटम को नहीं देख सकते हो, आप क्या देखोगे? गैलियम आर्सेनाइड का आपने एक सैंपल लिया, उसके ऊपर कुछ लाइट वाइट फॉल करी, और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब आपने उसको देखा तो आपको देखिए ब्लू कलर का ऐसा ब्लड सा कुछ दिखाई पड़ रहा है और रेड कलर का नीचे ऐसा ब्लड सा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि दोनों बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों को आप इंडिविजुअली नहीं देख सकते हो। अब कुछ रिसर्च करके इन्होंने पता लगाया है, आप अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है द ब्लड स्पेयर इन दिस पिक्चर्स आर एटम्स, द गैलियम एटम्स आर शोन इन ब्लू कलर एंड द आर्सेनाइड एटम इन द रेड कलर। जो ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? गैलियम का एटम है, और जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? आर्सेनाइड है। क्या इंडिविजुअली आपने इसको देख पाया? नहीं, ठीक है। तो आपने इसको देखा कुछ इस तरीके से स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से। ये देखिए ये ऊपर वाला गैलियम है और नीचे जो ब्लड दिखाई पड़ रहा है रेड कलर का वो क्या है? ये गैलियम है बच्चों, ठीक है। और ये क्या था? आर्सेनाइड, ठीक है। ब्लू कलर और रेड कलर के ये रेडिएशन कर रहे हैं। अब इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हाँ भाई ब्लू कलर का है, क्यों रेडिएशन कर रहा है, इसलिए वो गैलियम है। तो ये सब बात की बात है। बहरहाल आपको हम ये बताना चाहते थे अभी क्या, कि आप इंडिविजुअल एटम को तो नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर हम बच्चों नोबल गैस का सैंपल ले लें, कोई लेटर से हमने नियॉन का सैंपल ले लिया। अब नियॉन के एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे, ये बात आपको पता है। नियॉन किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, कोई कंपाउंड ही नहीं बनाएगा, वो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल है, ठीक है ना। तो जब आप नियॉन के सैंपल लोगे तो आपको कुछ ऐसा स्फेरिकल दिखाई पड़ेगा, ये ऐसा ब्लड्स, ये ऐसा कुछ स्फेरिकल शेप का ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक। ये तो ये सब क्या है? नियॉन के एटम है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन मैं आपको फील कराना चाहता था इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, करेक्ट। ओके, बात समझ गए। ये बात क्यों लिखी रहती है? ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बात इसलिए लिखी रहती है आपके सॉल्यूशन में, आपने देखा होगा कई जगह, क्योंकि एटम्स जो होते हैं नोबल गैसेस को छोड़ के वो अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट रहता, तो वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करते हैं? बॉन्डिंग करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगते हैं और अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और स्टेबल होने के लिए वो एज अ कंपाउंड बना के रहते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो जब भी आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट एटम आप कैसे देख पाओगे? आप तो पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूल देखोगे। अब उस मॉलिक्यूल में आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा गैलियम का एटम है, कौन सा आर्सेनिक का कौन सा एटम है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए बच्चों फाइनल करते हैं कि एग्जाम में आपको क्या क्या बातें इसमें लिखनी है। पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना है द साइज ऑफ द एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आइज। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनका साइज इतना छोटा होता है एटम का कि इसके रेडियस को, भाई ये एटम है स्फेरिकल शेप का होता होगा, ठीक। तो इसके रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर डिस्टेंस मेजर करने का एक बहुत छोटा यूनिट है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो आप एग्जाम में लिखेंगे एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटम्स आर सो स्मॉल that its atomic radius is measured in nanometer. 1 nanometer is equals to 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ये लिखोगे। उसके बाद आप एक एग्जांपल दे देना। क्या आप लिखोगे? आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एक एग्जांपल आप देखोगे, लिखोगे, ठीक है। ये एग्जांपल है क्या? साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज व्हाट? 10⁻⁻10 मीटर। बता देना। अब 10⁻⁻10 मीटर सोचो, ये साइज है हाइड्रोजन एटम, कितना छोटा नंबर है, ये फील कराते हैं आपको, ठीक है बच्चों। देखिए कितना छोटा नंबर है, 10⁻⁻10 का मतलब समझते हो आप लोग? 10⁻⁻10 मीटर है हाइड्रोजन एटम का साइज, पता है आपको, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसका मतलब क्या है। 10⁻⁻10 मीटर का मतलब है 1/10⁻10। भाई ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻10 पॉजिटिव। अब बच्चों 10⁻10 का क्या मतलब होता है? सोचो, देखो 1/10⁻10 का मतलब क्या होता है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही किया? 1 3 3 और 3। ये देखिए इतना मीटर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पॉइंट लगेगा, ये देखिए 1 अपॉन दिस नंबर, सॉल्व करोगे 0.0000000001 मीटर। ये देखिए बच्चों, ये तो लगभग 0 के बराबर है। इतना छोटा साइज होता है, इतना मीटर पढ़ लो जो भी लिखा है, 0.000000001 मीटर, इतना छोटा साइज होता है हाइड्रोजन एटम का। तो एग्जांपल एक दे दीजिए बस, इतना डिटेल में नहीं लिखना आपको, सिंपल ये लिखना है 10⁻10 मीटर होता है हाइड्रोजन एटम का साइज। कोई डाउट है? तो बस इतना ही आपको लिखने हैं, ये दोनों पॉइंट और हाइड्रोजन एटम का साइज बता दीजिएगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये सब सारी चीजें फील कराई। और द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एनेबल्स अस टू सी एटम्स, दो इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसको इनडायरेक्टली देख सकते हैं, कुछ ब्लड सा इमेज हमें नजर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।